हेलो दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल जो पहला लेक्चर हुआ था प्रबंधन का, उसमें अपन ने बात करी थी प्रबंध प्रक्रिया के रूप में लास्ट, और इसमें पोस्ट कॉर्ब की बात करी थी, जिसमें P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। अर्थात किसी भी चीज़ को प्लान करके उसके लिए संगठन तैयार करना, संगठन के बाद उसमें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के द्वारा स्टाफ का गठन करना, और उसके बाद उस स्टाफ को डायरेक्शन देके या लीडिंग के द्वारा उससे कार्य कराना, और कार्य में यदि गलती होती है, टारगेट पूर्ति में कुछ परेशानी आती है, तो उसको नियंत्रण करना, कोऑर्डिनेशन करना, यही प्रबंधन प्रक्रिया है। कल हमारी बात यहाँ तक हो चुकी थी। आज लेक्चर 2 पे बात करेंगे, जिसमें बात करेंगे प्रबंधन की प्रमुख परिभाषाएं। प्रबंधन की प्रमुख परिभाषाओं में सबसे पहले बात करते हैं हेनरी फेयोल। बहुत बड़े थिंकर हैं हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे हम, जिसमें से हेनरी फेयोल की परिभाषा कहती है कि प्रबंध का आशय है पूर्वानुमान लगाना एवं नियोजन करना। पूर्वानुमान लगाना मतलब एंटिसिपेशन, नियोजन करना मतलब प्लानिंग करना। एक ही चीज़ है, पूर्वानुमान लगाना एवं नियोजन करना। संगठन की व्यवस्था करना मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्तर रहेंगे, कितने लोग रहेंगे, कितने लोगों को भर्ती करना है, एवं निर्देश देना, लोगों से कार्य कराने के लिए उन्हें निर्देश देना, इंस्ट्रक्शंस देना, ऑर्डर्स देना, और उनको सही तरीके से उनसे काम लिया जा सके, इसके लिए उन्हें समन्वय तथा नियंत्रित करना। ये हेनरी फेयोल की परिभाषा है। तो आपको परीक्षा में जिस हिसाब से आएगा उसमें ये रहेगा कि परिभाषा लिख दी जाएगी और पूछा जाएगा कि उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो इसमें कीवर्ड जो रहेगा आपका रहेगा पूर्वानुमान लगाना और नियोजन, संगठन की व्यवस्था, निर्देश देना, समन्वय एवं नियंत्रण। ये हेनरी फेयोल की परिभाषा रहेगी। दूसरी परिभाषा है जॉर्ज आर टेरी। जॉर्ज आर टेरी की परिभाषा जो है, जॉर्ज आर टेरी की परिभाषा कहती है प्रबंधन विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें नियोजन वही प्लानिंग, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, क्रियान्वयन मतलब एग्जीक्यूशन एवं नियंत्रण का समावेश किया जाता है, जिसमें मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग उद्देश्यों को निर्धारण करने के लिए एवं निष्पादन करने के लिए होता है। ठीक है, तो जॉर्ज आर टेरी जो है प्रबंधन को एक विशिष्ट प्रक्रिया मानते हैं। ये कीवर्ड है विशिष्ट प्रक्रिया। ठीक है, और नियोजन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पे एग्जीक्यूशन शब्द लिया है। स्टाफिंग शब्द ना लेके क्या लिया है इन्होंने नया शब्द, कीवर्ड हो जाएगा क्रियान्वयन एवं नियंत्रण का समावेश किया जाता है। जॉर्ज आर टेरी की परिभाषा में एक चीज़ और है कि मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग। मानवीय संसाधन मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो आपके पास है, मैनेजर्स होते हैं, मिडिल मैनेजमेंट होता है, नीचे के लेवल के लोग काम करने वाले होते हैं। मानवीय संसाधन, उनकी योग्यता के अनुसार उन मानवीय संसाधनों का उपयोग किया जाना, एवं अन्य संसाधनों का उपयोग। अन्य संसाधनों का उपयोग मतलब वही जो कल मैंने बताया था, 4 M's, मैन, मशीन, मटेरियल और मनी का उपयोग इतने तरीके से करना कि उससे मैक्सिमम उत्पादन लिया जा सके। उद्देश्यों का निर्धारण वही प्लानिंग एवं निष्पादन मतलब फाइनल आउटकम। ठीक है, तो जॉर्ज आर टेरी की परिभाषा क्या कहती है? टेरी विशिष्ट प्रक्रिया है। टेरी का टा और विशिष्ट प्रक्रिया का टा। तो इस तरीके से आप कुछ कोरिलेशन करके और चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो टेरी की परिभाषा ये है। फिर तीसरी परिभाषा इंपॉर्टेंट है कून्स तथा ओ डोनेल की। कून्स तथा ओ डोनेल की परिभाषा है तीसरी। परिभाषा कहती है औपचारिक समूह के व्यक्तियों द्वारा साथ मिलकर कार्य करने की कला क्या है? प्रबंध है। औपचारिक समूह इंग्लिश में बोलेंगे तो फॉर्मल ग्रुप्स। फॉर्मल ग्रुप्स मीन्स जैसे कुछ संस्थाएं होती हैं जहाँ पे बॉस होते हैं, उसके नीचे लोग होते हैं, उसके नीचे लोग होते हैं, एक विशिष्ट क्रम होता है संगठन का, उसको बोलते हैं फॉर्मल ग्रुप्स। जैसे हमारे दोस्तों का समूह है तो वह औपचारिक समूह नहीं है, वह अनौपचारिक समूह है। ठीक है, लायंस क्लब है तो लायंस क्लब जो है वो अनौपचारिक समूह है। ठीक है, औपचारिक समूह में क्या आ जाता है, जैसे सेना में अलग अलग पदों का होना, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पदों का होना, तो ये औपचारिक समूह कहलाते हैं। तो औपचारिक समूह में व्यक्तियों द्वारा साथ मिलकर कार्य करने की कला प्रबंध है। औपचारिक समूह में व्यक्ति अलग अलग स्तर पर कार्य करते हैं और साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो उसकी कला जो है वो प्रबंध है।
तो कून्स और ओ डेनियल की परिभाषा में क्या है, कीवर्ड औपचारिक समूह में, है ना, औपचारिक समूहों में व्यक्तियों द्वारा साथ मिलकर कार्य करने की कला प्रबंध है। तो औपचारिक समूह कून्स तथा ओ डेनियल में कीवर्ड है। पीटर एफ ड्रकर बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु माने गए हैं, ये नाम आपको ध्यान रखना है पूरे मैनेजमेंट के दौरान। पीटर एफ ड्रकर मैनेजमेंट गुरु। प्रबंध एक बहुउद्देशीय तंत्र है। प्रबंध एक बहुउद्देशीय तंत्र है जो व्यवसाय, प्रबंधकों, कार्य करने वालों एवं कार्य सबका प्रबंध करता है। हर एक चीज का मैनेजमेंट जो करता है वही प्रबंध है। प्रबंध हर चीज का प्रबंध करता है। ये बहुउद्देशीय तंत्र, कीवर्ड इसका क्या है, पीटर एफ ड्रकर का बहुउद्देशीय तंत्र, जो व्यवसाय का भी प्रबंध करता है, प्रबंधकों अर्थात मैनेजर्स का भी प्रबंध करता है, कार्य करने वाले सभी स्तर के लोगों का भी प्रबंध करता है, कार्य का भी प्रबंध करता है, सबका प्रबंध करता है पीटर एफ ड्रकर। ठीक है, सो ये चौथी डेफिनेशन है पीटर एफ ड्रकर की। डेफिनेशन जो है अपनी वो है फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की। बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। टेलर्स की और भी थ्योरी है। तो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर और पीछे मैंने बताया था हेनरी फेयोल 14 प्रिंसिपल, बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, उसका मैं कोड बताऊंगा, डैड यू टाई सुक्रोज, उस तरीके से मैं आपको 14 प्रिंसिपल याद कराऊंगा। हेनरी फेयोल जो पीछे पढ़ चुके हैं। अभी बात करें अपन फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की परिभाषा की। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की परिभाषा क्या कहती है कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हैं, इसके बाद यह देखना कि वे उसे सर्वोत्तम तरीके से एवं कम से कम संसाधनों में मितव्ययितापूर्ण तरीके से कैसे करते हैं। तो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर क्या कहता है कि किसी भी कार्य को व्यक्तियों से करवाना और व्यक्ति उसे बेस्ट तरीके से, सर्वोत्तम तरीके से कैसे करता है और कम से कम संसाधनों में कैसे कर ले जाता है, वो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की है। तो मितव्ययितापूर्ण तरीका और बेस्ट वे, है ना। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर के बारे में अपन देखेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी देखेंगे आगे जाके, वैज्ञानिक विधि, उसमें देखेंगे कि फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर कहते हैं कि दुनिया में हर एक काम करने का तरीका जो है उससे भी अच्छा एक दूसरा तरीका इस पृथ्वी पर उस काम करने का विद्यमान है। ये थ्योरी मैं समझाऊंगा। हर एक काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं और जितने भी तरीके इस पृथ्वी पे विद्यमान हैं उससे भी अच्छा एक तरीका, बेस्ट वे अवेलेबल है जो ढूंढा जाए, और इसी को बोलते हैं प्रबंध करना, और अच्छा और अच्छा। ठीक है, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, सर्वोत्तम मितव्ययितापूर्ण तरीके से। नेक्स्ट डेफिनेशन है लॉरेंस एप्ले की। लॉरेंस एप्ले की डेफिनेशन कहती है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। मतलब लॉरेंस एप्ले जो बोलता है कि प्रबंध जो है वो व्यक्तियों से ज़्यादा संबंधित है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। ठीक है, तो व्यक्तियों का विकास है ना। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, नॉट द डायरेक्शन ऑफ द थिंग्स। प्रबंध सेवी वर्गीय प्रशासन है। सेवी वर्गीय मतलब कार्मिक भी बोल सकते हैं। तो प्रबंध जो है वो कार्मिक लोगों का प्रशासन है, अर्थात कलेक्टर, एसडीएम, पटवारी, ये सारे लोगों का जो कार्य करने का तरीका है उसी को प्रबंध बोला गया है। किसके द्वारा? लॉरेंस एप्ले के द्वारा। तो कीवर्ड बिल्कुल अलग है इसमें। सेवी वर्गीय का प्रशासन है, व्यक्तियों का विकास है, वस्तुओं का निर्देशन नहीं है, ये लॉरेंस एप्ले कहते हैं। ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे से आपको टेके लेते हुए चलना है, छोटी छोटी सी आपको माइलस्टोन सेट करना है कि एप्पल जो है, एप्पल एक वस्तु है, तो वस्तु वाला जो डेफिनेशन है वो एप्पल की है। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर क्या कहता है? टेलर जो कपड़े बनाता है वो बेस्ट तरीके से बनाता है ना, और कम से कम सिलाई लेता है, तो टेलर की मितव्ययितापूर्ण। तो इस तरीके से आपको कोडिंग सेट करनी है। ठीक है, फिर अपन बात करें, अगर बिल्कुल इसको समराइज करें यदि डेफिनेशंस को, तो डेफिनेशन का समराइजेशन कैसे होएगा कि प्रबंधन जो है, संक्षेप में कहें तो प्रबंधन उपलब्ध संसाधनों में, जितने भी संसाधन आपके पास अवेलेबल है उसमें प्रभावी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से अधिकतम कुशलता अर्थात इफिशिएंसी प्राप्त करने की कला है। उपलब्ध संसाधन मतलब मैंने कहा आपसे कि आईएएस की तैयारी करना है, तो बंदा बोला पहले इलाहाबाद जाऊंगा, वहाँ से 10,000 की किताबें खरीद के लाऊंगा 7 दिन का समय लगा के। नहीं, जो आपके पास उपलब्ध संसाधन घर में है उनको पढ़ना शुरू कीजिए। इंटरनेट से उपलब्ध संसाधनों को पढ़ना शुरू कीजिए, जैसे कि अपना लेक्चर, इस तरीके के जो अच्छे लेक्चर्स हैं उनको पढ़ना शुरू कीजिए। तो उपलब्ध संसाधनों में मैक्सिमम आउटपुट निकालना प्रभावी तरीके से और कुशल तरीके से, इसी को बोलते हैं प्रबंधन।
आशा है आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इफेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी, इफ़िशियंसी मतलब कुशलता और इफेक्टिवनेस मतलब प्रभावी होना, इनके बारे में डिफरेंस बताना चाहूँगा। ये आपके जीवन प्रबंधन में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, और आपने पढ़ा होगा कि इफ़िशियंसी मतलब कुशलता या क्षमता, इफेक्टिवनेस मतलब प्रभावी होना। ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। कुशलता का मतलब होता है टू डू दी थिंग्स राइटली, टू डू दी थिंग्स राइटली, अर्थात आपको जो दिया गया कार्य है उसको सही तरीके से करना, बेस्ट तरीके से करना, दिए गए कार्य को उसको बेस्ट तरीके से करना, ठीक है। अर्थात इफ़िशियंसी क्या होता है कि कितना इनपुट दिया है आपने और उससे मैक्सिमम आउटपुट आप कितना निकाल पा रहे हैं। ये इफ़िशियंसी का फॉर्मूला होता है जो आप सबने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। इनपुट कितना दिया है और उससे आउटपुट कितना आ रहा है। इफ़िशियंसी कभी 100% नहीं होती, क्योंकि इनपुट से आउटपुट आने में कुछ ना कुछ ह्रास या डिक्रीज हो जाती हैं चीज़ें, तो इफ़िशियंसी 100% नहीं होती। तो दिए गए कार्य को बिल्कुल इफ़िशियंटली, कुशलतापूर्वक सही तरीके से करना, दैट इज़ इफ़िशियंसी। फॉर एग्जाम्पल, आपको जेब काटने का कार्य दिया है और आप उसको बहुत सही तरीके से, बहुत कुशलता से करते हैं, लेकिन काम तो गलत है जेब काटने का, लेकिन आप उसको भी सही तरीके से कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इफ़िशियंसी, है ना। तो जो दिया गया काम है वो सही या गलत काम जो भी है उसको सही तरीके से करना, दैट इज़ इफ़िशियंसी। इफेक्टिवनेस, प्रभावी होना, क्या कहता है? टू डू दी राइट थिंग्स, सही चीज़ों को ही करना, दी गई चीज़ को सही तरीके से करना क्या है? इफ़िशियंसी। लेकिन टू डू दी राइट थिंग्स, सही कार्य को ही करना, सही कार्य ही चुन लेना, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिवनेस। तो मुझे लगता है इफेक्टिवनेस ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है बजाय इफ़िशियंसी के, है ना। इफेक्टिवनेस में कई बार क्या होता है कि काम को 100% इफ़िशियंसी से करने की ज़रूरत ही नहीं होती, सिर्फ काम को करके निकल जाने की ज़रूरत होती है, काम को करके निकल जाना, ठीक है। और जैसे जेब ही ना काटना, है ना, तो जेब ना काटने का काम चुन नहीं रहे हैं, टू डू दी राइट थिंग्स, जेब ना काटने का काम ही ना चुनना, इसको बोलेंगे इफेक्टिवनेस। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। 2 मिनट्स नूडल का एग्जांपल बोलता हूँ इसको मैं। 2 मिनट्स नूडल का एग्जांपल क्या कहता है कि सपोज एक वाइफ जो है वो बहुत बीमार है, वाइफ जो है वो बहुत बीमार है, और बीमार होने के कारण उसके बच्चे जो हैं स्कूल जाने के लिए सुबह से उठते हैं, और सुबह से उठते बच्चों को चूँकि खाना नहीं बना सकती तो उसका हस्बैंड जो है ब्रेड सेक के उसके टिफ़िन में रख देता है। टिफ़िन में क्या रख देता है? ब्रेड रख देता है, और उनको स्कूल छोड़ के अपने ऑफिस चला जाता है। लौटते वक्त जो हस्बैंड होता है वो बच्चों को जो आता है घर पे और बच्चों को छोड़ता है और बाज़ार जाता है आलू टमाटर सब्ज़ी खरीदने के लिए, और आता है घर पे तो सब्ज़ी को बहुत अच्छे तरीके से, सपोज़ 5 बजे बच्चे घर आ गए, 5 बजे बच्चे घर आ गए, अब वो सब्ज़ी को, आलू को, टमाटर को बहुत तरीके से काटता है, इफ़िशियंटली तरीके से काटता है, बहुत इफ़िशियंटली काटता है आलू टमाटर को वो, ठीक है। और ऐसा करते करते 5 बजे से अच्छे से मसाले को पकाता है, रोटी का आटा अच्छे से गूंथता है, बहुत अच्छी रोटी बनाता है, टेस्टी खाना बनाता है, लेकिन 5 से 7 बज जाते हैं। सुबह के ब्रेड खाए हुए बच्चे, भूखे बच्चों की दम निकलने लगता है, तब उनको खाना नसीब होता है। लेकिन खाना जो है वो बहुत एफिशिएंटली पकाया गया है, बहुत कुशलता से पकाया गया है, बहुत टेस्टी है, लेकिन बच्चों की तो जान निकल गई ना। यह है इफ़िशियंसी। बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन क्या वो यहाँ पे करना सही था? नहीं। अब लौटते वक्त यदि वही व्यक्ति जो है अपने बच्चों के लिए 2 नूडल्स के पैकेट ले आता और घर पहुँचते ही 2 मिनट में नूडल्स बना के दोनों बच्चों को कुछ खाने के लिए दे देता, ताकि उनके पेट में सहारा हो जाता, और फिर वो सब्जी बनाने में वक्त लेता, तो ये उसकी इफेक्टिवनेस कहलाती कि पहले उसने बच्चों की भूख शांत कर दी, जो ज़्यादा ज़रूरी था भूख शांत करना, अर्थात कार्य को करके निकल जाना, ना कि टेस्टी फूड प्रदान करना। तो ये इफेक्टिवनेस है। तो जीवन में आपको बहुत सारी जगह ऐसा रहेगा कि जब आपको सिर्फ काम करके निकल जाना है, ठीक है, काम की इफ़िशियंसी पे ध्यान नहीं देना है। अगर मैं विचार अपने दूं तो इफ़िशियंसी में राम के लिए, श्री राम भगवान जो हैं वो इफ़िशियंसी से कोरिलेट करूंगा, और श्री कृष्ण भगवान जो हैं उनको इफेक्टिवनेस से क्रिएट करूंगा, क्योंकि श्री कृष्ण जो है जहाँ जैसी ज़रूरत थी वहाँ उन्होंने वैसा स्ट्रोक मारा है, वहाँ वैसा कार्य करने के लिए बोला है ना।
अगर अपनों को मारना पड़े और उससे धर्म बचता हो तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि अपनों को मार दो। श्री राम क्या बोलते हैं कि उनको उनके पापा ने, उनके पिताजी दशरथ ने जो वनवास का कार्य दिया, उन बस वनवास के कार्य को उन्होंने शिरोधार्य किया और बिना किसी बात की करते हुए, उसको शिरोधार्य करते हुए वो आगे बढ़े। उस काम को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अंजाम दिया, अपने माता पिता भाई सबकी आज्ञा का पालन किया, इतना समर्पण किया, तो उन्होंने हर चीज़ को इफिशियंसी से किया, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और श्री कृष्ण जो है वो प्रभावी होने के अच्छे उदाहरण हैं। तो जीवन में आपको श्री राम और कृष्ण दोनों का संगम बनना है, क्योंकि 2 मिनट्स नूडल भी खिलाना है और फिर उसके बाद बेहतरीन सब्जी बनाकर भी बच्चों को खिलाना है। तो इस प्रकार से इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस के संगम से आप जीवन में जो है महत्वपूर्ण और बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और अपने साथियों को भी भेजिए। धन्यवाद।